सुप्रभात मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज पाल आज फिर आप लोगों के समक्ष अगले प्रकरण के साथ अर्थात कल जहां तक क्लास हुआ था उसके आगे के टॉपिक के साथ आज फिर उपस्थित हैं। तो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों को किस प्रकार विभाजित किया गया था और उसमें से हमने देखा था कि अघोष और सघोष तथा प्राणवायु और श्वास के आधार पर किस प्रकार से वर्णों को बताया गया था, जिसमें हमने अल्प प्राण और महाप्राण आदि से संबंधित वर्णों को देखा था। तो आज हम लोग उससे आगे अर्थात उससे आगे के टॉपिक के साथ चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कि जितने भी वर्ण बोले जाते हैं वह सब किसी न किसी स्थान से बोले जाते हैं और वह जिस स्थान से बोले जाते हैं उन स्थानों का नाम क्या है और उन नामों से या उन स्थानों से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से वर्णों को कितने भागों में अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 11 भागों में विभक्त किया जाता है या 11 भेद बताए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं हमारा है कंठ। क्या है? कंठ, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो हमारा वर्ण होता है वह एक तो कंठ के आधार पर बोला जाता है और दूसरा तालु के आधार पर, तीसरा मूर्धा और चौथा दंत्य, पांचवा ओष्ठ, छठवां नासिक्य, सातवां दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ का मतलब यहाँ इससे है कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से किया जाता है, तो इसीलिए इसको दंत्योष्ठ कहा गया है। और इसके बाद आठवां है आपका कंठ तालु, यानी कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कि हमारे कंठ और तालु दोनों स्थान से उनका उच्चारण होता है, इसलिए इसका कंठ तालु नाम दिया गया है। और नौवां है आपका कंठ ओष्ठ, यानी कि कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिनका कंठ और ओष्ठ दोनों जगह से उच्चारण होता है। और अगला है आपका वर्त्स्य। वर्त्स्य का मतलब होता है मसूड़ा, यानी कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको मसूड़े के स्पर्श या मसूड़े को छूने से, जिह्वा हमारी जब मसूड़े को स्पर्श करती है छूती है तब वर्ण का उच्चारण होता है, तो ऐसे वर्णों को वर्त्स्य के अंतर्गत रखा गया है। और हमारा सबसे अंत में है काकल्य या अलिजिह्वा, यानी कि कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो काकल्य या अलिजिह्वा के स्थान से बोले जाते हैं। काकल्य या अलिजिह्वा क्या होता है, आइए आपको आगे जब इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं अभी हम लोग इसके 11 प्रकार को याद करने के लिए हम लोग एक प्रकार के सूत्र का प्रयोग करते हैं और उस सूत्र का प्रयोग करके किस प्रकार से कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है इससे बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। तो आइए देखते हैं हम उस सूत्र को और उस सूत्र के जरिए एक एक वर्णों का परिभाषा देते हुए या स्पष्टीकरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वह सूत्र कौन सा होता है 11 भेदों में। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा सूत्र होता है वह होता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी कि सबसे पहले हम कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को बोलेंगे और उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं इन सबको हम देखेंगे। तो हमारा पहला क्या है? हमारा पहला है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से किया जाता है। किससे किया जाता है? कंठ से किया जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लिखा गया है सूत्र उसके एक एक वर्ण को परिभाषित करते हैं ताकि आगे समझने में आसानी होगी। तो यहाँ जो अ लिखा गया है, अ का मतलब होता है कि अ और आ वर्ण जो हैं
और आ वर्ड जो हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। और इसके बाद यहाँ आपका है कु। कु का अर्थ होता है क वर्ग। क्या होता है? क वर्ग। यहाँ कु का अर्थ है क वर्ग। अब क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं उनको लिखते हैं। तो क वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण है? 5 वर्ण। कौन कौन से हैं? आपका ये हो जाता है क, ख, ग, घ और अंग। ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अभी तक जो ये अ, आ और क वर्ग के ये 5 वर्ण, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो यहां तक तो हुआ। अब इसके बाद अ हो गया, क हो गया, अब इसके बाद ह है। अब ह जो है इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अब इसके बाद यहां देखिए लिखा है विसर्ज, विसर्जनीय नाम। यानी कि विसर्ग भी जो वर्ड होता है वह, उसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। तो विसर्ग को हम लोग इस रूप में देखते हैं, जैसे विसर्ग का प्रयोग जब किसी भी वर्ण के साथ किया जाता है तो उसको इसी प्रकार से इंगित करते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से, किस प्रकार से? इस प्रकार से मान लीजिए 2 बिंदी की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है अतः, तो यहाँ ये जो बिंदी दिया गया है ये विसर्ग है। और ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। यानी कि अभी ये जितने वर्ण बताए गए अ, आ और क वर्ग, क वर्ग में ये 5 वर्ण और ये ह और विसर्ग, यानी कि ये अ या आ हो गया, ये क वर्ग हो गया और ये ह वर्ण हो गया और ये विसर्ग। ये जितने भी वर्ण हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ के अंतर्गत। यानी कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। जैसे बोलकर देख लीजिए आ। आ जब भी हम बोलते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे उच्चारण की ध्वनियां है वह ऐसा महसूस होती है कि कहां से निकल रही है? कंठ से। कहां से? कंठ से। ठीक उसी प्रकार से क वर्ग के सभी वर्णों को आप बोलेंगे तब भी यह होगा कि यह कंठ से आवाज या ध्वनियां निकल रही है। जैसे उच्चारण करके देखिए क, ख, ग, घ, अंग। और ठीक इसी प्रकार से ह वर्ण का भी उच्चारण करेंगे। जैसे बोल के देखिए ह, तो ह का भी उच्चारण कहां से हो रहा है? कंठ से। और विसर्ग, जैसे विसर्ग यहां जैसे लिखा गया है अतः, यानी कि जब भी हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो अंत में एक प्रकार से ह ही आता है, इसलिए विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। तो ये पहला चीज आपको समझ में आया कि किस प्रकार से इस सूत्र के अंतर्गत हम लोग सभी वर्णों को बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। हम लोग बड़ी आसानी से इस सूत्र के द्वारा यह जान जाते हैं कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। यहां तक आया? आइए अब देखते हैं हम लोग अगला और दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा कौन सा प्रकार होता है। तो आइए देखते हैं दूसरा हमारा होता है इचु यसा नाम तालु। क्या होता है? इचु यसा नाम तालु, अर्थात इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तालु मतलब क्या होता है कि यहाँ जो हमारे सबसे ऊपरी भाग होता है, मुंह का सबसे ऊपरी भाग जहाँ चिकना होता है उसे तालु कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ जो ई लिखा गया है, जैसे पहले वाले में बताया गया था कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, एक एक वर्ण का किस प्रकार से उच्चारण स्थान कंठ होता था बताया गया। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी बताया जाएगा
कि किस प्रकार से इन सब वर्णों का भी उच्चारण स्थान तालु होता है। तो आइए देखते हैं। ई जो लिखा गया है, ई का मतलब होता है लघु ई और दीर्घ ई। लघु ई और दीर्घ ई, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। जैसे उच्चारण करिए ई, यानी कि ये जो उच्चारण की ध्वनियां आ रही हैं वह तालु से, हवा के वेग से ही बाहर आ रही हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु बताया गया है। अब यहाँ चू, जो चू लिखा गया है, इसका अर्थ क्या है? च वर्ग। चू का अर्थ किससे है? च वर्ग से। अब च वर्ग के अंतर्गत सारे वर्ण आएंगे, यानी कि च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वह च वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, य। ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ताल के अंतर्गत। यानी कि ये सब जितने वर्ण हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ताल के अंतर्गत। अब इसके बाद एक और वर्ण है, वह क्या है? य वर्ण भी जो होता है वह ताल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ताल के अंतर्गत। यह वर्ण भी ताल के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका एक और वर्ण है श, यानी कि ये जो तालव्य श होता है, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु। जैसे कि हम लोग देखते हैं, इसमें लघु ई, दीर्घ ई और च वर्ग के सभी वर्ण तथा य और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। क्या होता है? तालु। जैसे हम उच्चारण करेंगे तो देखेंगे, जैसे ई का उच्चारण तो कर दिया, अब देखते हैं च वर्ग। जैसे च, छ, ज, झ, य और आपका य और श, यानी कि इन वर्णों का जब भी हम उच्चारण करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जिह्वा जो होते हैं वह तालु के पास से, या तालु के पास से जिस प्रकार से हवा का वेग आता है, इसलिए हम इन वर्णों को किसके अंतर्गत रखते हैं? तालु के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तालु के अंतर्गत। तो यहां तक आया समझ में? ठीक इसी प्रकार से सभी वर्णों को किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है इसके अंतर्गत देखेंगे। यानी कि अगर हम लोगों को ये सूत्र एक तरह से कह लीजिए याद होता है, तो हम बड़े आराम से इसको स्पष्ट कर लेते हैं या क्लियर कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, या इस ताल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यहां तक हुआ क्लियर? फिर से देख लीजिए एक बार। ई का मतलब होता है लघु ई और दीर्घ ई, और चू का मतलब होता है च वर्ग। च वर्ग में जितने भी च वर्ग से संबंधित वर्ण हैं वह यहाँ पर आ जाते हैं, और इसके बाद आपका होता है य, और यह आपका यहाँ है। यह वर्ण भी तालु से बोला जाता है। इसके बाद आपका आता है तालव्य स। कौन सा? तालव्य स आता है, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो हुआ यहां तक। आइए अब देखते हैं हम लोग अगला। ये दूसरा प्रकार था, यानी कि उच्चारण स्थान में जो 11 भेद किए गए थे उसमें यह दूसरा प्रकार था। दूसरे प्रकार का सूत्र क्या था? इचु यशा नाम तालु, यानी कि इसके अंतर्गत या तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको बताया गया। आइए अब देखते हैं अगले प्रकार को। अगला प्रकार आपका कौन सा होता है? देखिए, तीसरा प्रकार आपका होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या होता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। यानी कि जो हमारे यहाँ अंदर भाग है तालु और दांत के बीच में जो भाग होता है वह भाग क्या कहलाता है? मूर्धा। तो यानी इन वर्णों को जहां से उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धा। तो इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं आइए देख लेते हैं। तो यहां जैसे देखिए लिखा गया है सूत्र में कि ऋतु रसाणाम मूर्धा,
तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं री से यहां हो जाएगा आपका री, इसके बाद ट से आपका होगा, यहां जो टू लिखा गया है इसका मतलब ट वर्ग। कौन सा वर्ग? ट वर्ग। अब ट वर्ग के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं? ट वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ और अड़। ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अड़, यानी कि ये 5 वर्ण। अब इसके बाद एक वर्ण और है, वो क्या है? र। तो र को भी हम लिख लेते हैं यहां पर। र का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा ही होता है। क्या होता है? मूर्धा। और इसके बाद एक वर्ण और देखते हैं, यहां क्या लिखा गया है? श। कौन सा श? मूर्धन्य स। कौन सा स? मूर्धन्य स। तो ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। जैसे बोलकर देखिए, री का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारी ये जो जिह्वा होती है वह जिह्वा हमारे दांत के ऊपरी भाग, अर्थात दांत का जो ऊपरी भाग होता है, मसूड़ा जहां खुरदरा प्रकार का होता है और तालु के बीच में, वहां हमारी जिह्वा रगड़ करती। जैसे री बोलेंगे तो हमारी जिह्वा जहां पर हल्का सा रगड़ महसूस कर रही है उस स्थान को क्या बोलते हैं? मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। यानी कि जब भी हम री का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा हमारे मूर्धा के पास जाके स्पर्श करती है, इसलिए री का उच्चारण स्थान क्या बताया गया है? मूर्धा। ठीक उसी प्रकार से ट वर्ग। अब ट वर्ग में हम देखते हैं कि ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, यानी कि ट, ठ, ड, ढ और अड़, यानी कि इन वर्णों को भी जब हम उच्चारित करते हैं या अपने मुख से इन उच्चारण ध्वनियों को बाहर निकालते हैं, तब भी हमारी जिह्वा कहाँ स्पर्श करती है? मूर्धा के पास। कहाँ? मूर्धा। अर्थात बिना मूर्धा की सहायता से हम इन वर्णों का मतलब इन सभी वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमारी जिह्वा मूर्धा के पास स्पर्श न करे तो हम इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें हमारी जिह्वा को मूर्धा के पास से या मूर्धा की सहायता लेनी ही पड़ेगी। वह किस प्रकार से है आपको बताया गया, यानी ये जो वर्ण हैं इन वर्णों को या इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। तो ये आपके उच्चारण स्थान में तीसरा प्रकार था। तो तीसरे प्रकार में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कौन कौन से वर्ण में आपका री आता है और ट वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, और इसके अलावा र वर्ण भी आता है और मूर्धन्य स भी आता है। यानी एक जो वर्ण हैं इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। यहां तक हुआ क्लियर? आइए देखते हैं अब आगे। अगला प्रकार देखते हैं हम लोग। अगले प्रकार में हम लोग देखते हैं कि चौथा हमारा कौन सा प्रकार है। आइए देखते हैं। चौथा हम सबका प्रकार है तुलसा नाम दंत। क्या है? तुलसा नाम दंत। देखिए ये जो फार्मूले बनाए गए हैं यह संस्कृत से लिए गए हैं। तो संस्कृत में ये जो तुलसा नाम दंत है इसको संस्कृत में ऋतुलसा नाम दंत कहते हैं। क्या? तुलसा नाम दंत। ये जो सूत्र या फॉर्मूला है यह पूरा इतना होता है। चूंकि ये जो ऋ स्वर है, ऋ स्वर संस्कृत का स्वर है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में 13 होती है। तो यह जो ऋ स्वर है यह संस्कृत का स्वर है, इसलिए फॉर्मूले में इसको नहीं रखा गया है। इसको नहीं रखने का कारण यह है कि हम लोग यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में जो जो वर्ण है सिर्फ उन्हीं की चर्चा या उन्हीं का जिक्र किया जाएगा। तो फार्मूला तो पूरा ये होता है,
ऋतु लसा नाम दंत्य, लेकिन ऋ स्वर संस्कृत का स्वर है, इसलिए इसको इसमें नहीं रखा गया है। तो इसको इसमें नहीं रखा गया है, इसीलिए हमारा ये जो है तुलसा नाम दंत लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तुलसा नाम दंत। आइए देखते हैं कि इन वर्णों को किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है। ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। दंत मतलब होता है दांत, अर्थात इनके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उन वर्णों को उच्चारित करने के लिए दांत की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात बिना दांत की सहायता के इन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं इन वर्णों में, इस फॉर्मूले में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आइए यहां देखते हैं हम, जो तू लिखा गया है, तू यानी कि त वर्ग। क्या है? त वर्ग। तो त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? त वर्ग के सभी वर्ण, जैसे त, थ, द, ध, न। त वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। तो त वर्ग के सभी वर्ण, और इसके बाद ल भी है। कौन सा है? ल। ल वर्ण का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत या दांत। इसके बाद स भी है। क्या है? स। ये कौन सा स है? दंत स। इसका नाम ही है दंत स, अर्थात इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसलिए इसे दंत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दंत के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो तुलसा नाम दंत, यानी कि ये जो वर्ण हैं, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। आइए प्रयोग करके देखते हैं। जैसे हम त वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न। यानी कि ये जो वर्ण हैं, त वर्ग के एक एक वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, तो हम देखते हैं हमारी जीवा कहां पे स्पर्श करती है? दांत के पास, अर्थात दांत से स्पर्श करती है। बिना दांत से स्पर्श किए इन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। फिर से बोलकर देखिए, जैसे त, हम त बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जो होती है वह कहां स्पर्श करती है? हमारे दांत पे स्पर्श करती है। कहां करती है? दांत पे। इसलिए इन वर्णों को किसके अंतर्गत रखा गया है? दंत के अंतर्गत, अर्थात दांत से स्पर्श होने के कारण इन वर्णों को दंत में रखा गया है। और ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से त वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है, ठीक उसी प्रकार से ल और स, यानी कि दंत स, और ल का भी उच्चारण स्थान दंत होता है या दांत होता है। जैसे देख लीजिए, ल का भी उच्चारण करिए, ल। ल जैसे बोलते हैं वह दांत से ही उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसको भी किस में रखते हैं? दंत में। किस में रखते हैं? दंत में। यहां तक हुआ क्लियर? आइए देखते हैं इसके अगले प्रकार को। अगला प्रकार हम लोगों का कौन सा होता है? आइए देखते हैं। अगला प्रकार है हम लोगों का ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठ। क्या है? ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठ, यानी कि इसमें जो भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। यानी कि जो भी वर्ण उच्चारित किए जाएंगे, इसके अंतर्गत जो भी वर्ण आएंगे, उन वर्णों का उच्चारण करने में हमें ओठ की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इन वर्णों को ओष्ठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आएंगे। देखिए, ऊ यहां जो है, ऊ का मतलब है किसमें? लघु और दीर्घु दोनों आ जाएंगे, लघु और दीर्घु। और इसके बाद आपका यहां पू, पू से मतलब है प वर्ग। पू से क्या मतलब है? प वर्ग। तो प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं? आपके वर्ण आते हैं प, फ, ब, भ और म। कौन कौन से वर्ण आते हैं? प, फ, ब, भ, म। और कौन से वर्ण आते हैं? उ
और उ, यानी कि लघु और दीर्घ उ। देखिए यहाँ पे जो भी बताया गया है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ, यानी कि इन वर्णों का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ आपस में कहीं ना कहीं सटते हैं या छूते हैं एक दूसरे को। तो जैसे हम लघु या दीर्घ उ बोलते हैं उ, तो हम देखते हैं इसमें हमारे होठ का किनारों का सिरा, यानी दोनों किनारों का सिरा स्पर्श करता है एक दूसरे को। जैसे उच्चारण करिए उ, तो हम लोग देखते हैं हमारा दाएं तरफ का भी ओष्ठ और बाएं तरफ के भी ओष्ठ किनारे पर स्पर्श करते हैं। बिना किनारे पर स्पर्श किए इन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से प वर्ग के भी जितने भी वर्ण हैं, प वर्ग के भी जितने भी वर्ण हैं उनका भी उच्चारण बिना ओष्ठों के या बिना होठों के स्पर्श के नहीं हो सकता। जैसे एक एक वर्ण का उच्चारण करके देख लीजिए, प, फ, ब, भ, म, यानी कि ये जो पांचों वर्ण हैं, इन पांचों वर्णों में जब भी हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर के होठ और नीचे के होठ दोनों आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और तब जाके इनका उच्चारण हो पाता है। इसलिए इन वर्णों को किसके अंतर्गत रखा गया है, ओष्ठ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, ओष्ठ के अंतर्गत। देखिए प, फ, ब, भ, म, यानी कि जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे दोनों होठ अर्थात ऊपर और नीचे के दोनों होठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बिना स्पर्श के इन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। यहां तक आया समझ में? आइए देखते हैं अगला। अगला हम लोगों का कौन सा प्रकार होगा, आइए देखते हैं कि अगला हमारा छठवां कौन सा है। छठवें में हम लोग देखते हैं कि यहां पर वर्ण ही लिखा गया है। क्या वर्ण ही लिखा गया है? क्योंकि वो जो 5 प्रकार थे उन पांचों प्रकारों में हमने फार्मूले का यूज किया, अर्थात वो पांचों वर्गीय व्यंजन जो थे उनमें फार्मूलों का प्रकार किया या फार्मूले का उपयोग किया। आइए इसमें देखते हैं ये जो वर्ण हैं। अभी हम लोग इन वर्णों को देखे थे, इन वर्णों का भी उच्चारण स्थान किसके अंतर्गत किया गया था। जो अभी बताया गया उसमें ये वर्ण निश्चित रूप से मिले थे। और हम लोग देखते हैं कि इन वर्णों को चूंकि ये सभी वर्गीय व्यंजनों के अंतिम वर्ण हैं, या इनको आपको पिछली कक्षा में बताया गया था कि पंचक वर्ण के नाम से जानते हैं, आप पंचम वर्ण के नाम से जानते हैं। तो पंचम वर्ण चूंकि आप लोग जानते हैं कि अनुनासिक होता है, यानी कि जो पंचम वर्ण होते हैं वह हमारे अनुनासिक होते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या बताया गया है, नासिक्य। क्या बताया गया है, नासिक्य। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिक्य। यानी कि ये जो वर्ण है अंग, य, ड़, न, म, ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिक्य। अर्थात बिना नासिका का प्रयोग किए इन वर्णों का उच्चारण हम नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख का जो उच्चारण ध्वनियां होती है उसमें से जो वायु निकलती है वह नाक के माध्यम से अधिक वेग से निकलती है। इसलिए हम इन वर्णों का उच्चारण करने में नासिका की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए इन वर्णों के उच्चारण को किसके अंतर्गत रखा गया है, नासिका के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, नासिका के अंतर्गत। तो ये वर्ण भी समझ में आया, यानी कि अंग, य और ड़, न, म, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। और सबसे ध्यान देने योग्य बात है ये जो वर्ण हैं इन वर्णों का क्रम भी ध्यान रहना चाहिए। जैसे कभी कभी क्रम बदल देते हैं तो वर्णों को लिखने में समस्या आ जाती है कि किस प्रकार से हम इन वर्णों को लिखें। तो यहां तक समझ में आया। आइए अब अगले प्रकार को देखते हैं कि अगले प्रकार में कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। तो देखते हैं हमारे 7वें प्रकार में ये कुछ वर्ण दिए गए हैं। 7वें प्रकार में वर्ण दिए गए हैं। बताया गया कि कुछ वर्ण जो है वह निश्चित है,
कि एक ही उच्चारण स्थान होता है और कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो दो या दो से अधिक उनके उच्चारण स्थान होते हैं। तो दो उच्चारण स्थान किस प्रकार से कौन कौन से वर्ण के होते हैं, तो आइए उन वर्णों में कुछ इस प्रकार के भी वर्ण हैं, देखते हैं। तो ये जो र, न, ल, स, ज, ये जो वर्ण हैं इनको भी हम किसके अंतर्गत देखते हैं, दंत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, दंत। दंत मतलब कि दांत के जो ऊपर का जो सिरा है उसमें हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत वत्स्य। वत्स्य मतलब होता है मसूड़ा, अर्थात इन सब वर्णों को किसके अंतर्गत रखा गया है, मसूड़े के अंतर्गत। अर्थात इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वर्ष से बोलते हैं। वर्ष क्या बोलते हैं, वर्ष। क्या बोलते हैं, वर्ष। वर्ष का अर्थ क्या होता है, मसूड़ा। अर्थात इन सब वर्णों का जैसे र, न, ल, स, ज, क्या बोलते हैं, इन वर्णों को उच्चारण करने के लिए वर्ष से अर्थात मसूड़े से इन सब का उच्चारण होता है। किससे होता है, मसूड़े से। तो यहां तक क्लियर हुआ। आइए अब देखते हैं अगला हम लोगों का कौन सा प्रकार होगा, आइए देखते हैं। अगला हम लोगों का प्रकार है ए दैतो कंठ तालु। क्या है, ए दैतो कंठ तालु, यानी कि इसमें अब देखेंगे कि दो उच्चारण स्थान आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, दो। यानी कि इसमें जो भी वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दो स्थानों से होगा। अभी बताया गया कि एक वर्ण किस प्रकार से एक ही स्थान से बोले जाते हैं, लेकिन इनको हम लोग देखते हैं कि इनको दो स्थान से बोला जाता है, कंठ और तालु से। कहां से, कंठ और तालु से। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं आइए देखते हैं। ये जो ए लिखा है इसके अंतर्गत ए आएगा और ऐ आएगा। कौन सा, ए और ऐ, यानी कि ए दैतो कंठ तालु मतलब ए ऐ। तो ए ऐ जो होता है या इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु दोनों होता है। तो कंठ और तालु किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। जैसे हम यहां लिख देते हैं कंठ और यहां लिख देते हैं, यहां कंठ और यहां लिख देते हैं तालु। चूंकि ये जो ए और ऐ वर्ण है वह बनता कैसे है, जैसे मान लीजिए अ या आ प्लस ई या ई से जो वर्ण बनता है वह कौन सा होता है, ए या ऐ। यानी कि ये जो ए और ऐ वर्ण होता है वह अ या आ या ई अर्थात इन दोनों के मेल से बनता है। अगर जब ये वर्ण इन दोनों के मेल से बनता है तो जाहिर सी बात है कि अ या आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और ई या ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। और जब ये वर्ण इन्हीं दोनों की सहायता से बन रहा है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होने के कारण और इसका उच्चारण स्थान तालु होने के कारण ही ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। क्या होता है, कंठ और तालु दोनों होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए दैतो कंठ तालु के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। तो किस प्रकार से होता है आप लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं और यह दो वर्ण आ और आ, ई और ई के मिलने से बनते हैं ए और ऐ। तो जब आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु है तो जाहिर सी बात है उससे जो भी यह वर्ण बन रहा है उसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होगा। क्या होगा, कंठ और तालु दोनों होगा। यहां तक आया समझ में। आइए कुछ प्रकार और बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। यहां तक आया। आइए नौवें प्रकार को देखते हैं हम लोग। नौवां प्रकार हम लोगों का कौन सा है, ओ दौतो कंठोष्ठ। क्या है, ओ दौतो कंठोष्ठ, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी वर्ण आएंगे
उनका भी दो स्थानों से उच्चारण होगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ दो जगहों से उच्चारण होगा। कितने जगहों से? दो जगहों से। और कंठ और ओष्ठ के अंतर्गत वर्ड कौन कौन से आते हैं? यहाँ जैसे देखिए ओ और ये दौ तो कंठोष्ठ, यानी कि इसके अंतर्गत औ है हमारा, यहाँ ओ और औ। ये जो ओ और औ वर्ण है इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। किस प्रकार से होता है ये देखते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं ओ और औ बनता कैसे है। तो हम लोग देखते हैं जैसे अ या आ प्लस उ या उ से जो हमारा वर्ण बनता है वह क्या होता है? ओ या औ होता है। कौन सा होता है? ओ या औ। यानी कि जब हम जानते हैं कि अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। और जब हम जानते हैं इसका उच्चारण स्थान कंठ और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो इससे जो भी वर्ण निर्मित होगा, यानी कि जो भी वर्ण बनेगा, तो जाहिर सी बात है ये जो ओ और औ इन दोनों के मिलने से बन रहा है, तो इसका कंठ और इसका ओठ दोनों मिला के इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ और ओष्ठ। क्या हो जाता है? कंठ और ओष्ठ। यानी कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ और ओष्ठ। आए यहां तक समझ में? जैसे उच्चारण करके देख लीजिए ओ औ, यानी कि हमारा कंठ तो काम कर ही रहा है और हमारे होठ भी जो हैं वह काम कर रहे हैं, अर्थात बिना इनके उच्चारण के या बिना इनके सहायता के इन वर्णों का भी उच्चारण नहीं किया जाता है। यहां तक भी हुआ क्लियर? आइए देखते हैं हम इसके अगले प्रकार को। अगला प्रकार हम लोगों का कौन सा है? वकारस्य दंत्योष्ठ। कौन सा है? वकारस्य दंत्योष्ठ। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इसमें भी दो दिया गया है। क्या दिया गया है? दो, दंत और ओष्ठ। क्या दिया गया है? दंत्य और ओष्ठ। और इसके अंतर्गत वर्ण कौन सा आता है? जैसा कि वकार दे दिया गया है। वकार माने कि सिर्फ वह वर्ण। कौन सा वर्ण? वह वर्ण। तो वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ होता है। किस प्रकार से होता है देखिए, जैसे हम व का उच्चारण स्थान करते हैं, जैसे बोलते हैं व जब भी हम बोलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो होठ का निचला सिरा यानी कि नीचे का होठ हमारे ऊपर के दांतों में स्पर्श करता है। जैसे बोलिए व जब भी हम बोलते हैं, यानी इसमें जो दंत है ये दांत का ऊपरी सिरा, दांत का ऊपरी सिरा, और होठ जो होता है वह नीचे का। होठ क्या होता है? नीचे का। यानी नीचे का होठ और दांत के ऊपरी सिरे जब स्पर्श होते हैं तब व का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण? व का। तो व का उच्चारण करने में हमारे होठ, हमारा निचला होठ और दांत का ऊपरी सिरा जब स्पर्श करता है तब जाके व वर्ण का उच्चारण हो पाता है। किसका उच्चारण? व वर्ण का। तो यहां भी समझ में आया? यहां तक क्लियर? तो आइए अब चलते हैं हम अंतिम प्रकार की तरफ और अंतिम प्रकार को भी देख लेते हैं। अंतिम प्रकार में हमारा कौन सा आता है? एक ही वर्ण आता है। वह वर्ण कौन सा होता है? ह। कौन सा होता है? ह। देखिए ह वर्ण, चूंकि ह वर्ण का पहले भी बताया गया कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। पहले वाले फार्मूले में आपका बताया गया था अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। क्या बताया गया था? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ये जो पहला फार्मूला बताया गया था
इसमें आपका ह वर्ड आया था। ह का उच्चारण स्थान क्या बताया गया था इसमें? कंठ। तो आइए उसी से संबंधित फिर से देख लेते हैं कि ह का उच्चारण स्थान और क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ह का उच्चारण स्थान जो होता है, जैसे हम ह बोलते हैं तो हमारे कंठ से तो आवाज आती ही आती है। फिर इसके बाद एक और स्थान होता है जिसको हम लोग काकल्य के नाम से जानते हैं। तो नाम अभी हो सकता है कि बहुत लोग नहीं सुने होंगे। काकल्य अलिजिह्वा भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिजिह्वा। यानी कि जब भी हम मुंह को खोलते हैं तो देखते हैं हमारे मुंह के सबसे पिछले सिरे पर या सबसे पीछे के भाग पर एक घंटी सी लटकी हुई दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं? काकल्य। अर्थात जब भी हम ह वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ह वर्ण के उच्चारण में आवाज या ध्वनि वहीं से होके बाहर आती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? काकल्य या अलिजिह्वा। क्या कहते हैं? काकल्य या अलिजिह्वा। क्या कहते हैं? काकल्य या अलिजिह्वा। यानी कि ह वर्ण का उच्चारण एक तो कंठ से होता ही था, इसके अलावा काकल्य या अलिजिह्वा से होता है। काकल्य को बहुत स्थान पे घंटी के नाम से भी जानते हैं, बहुत स्थानों पर ललरी के नाम से भी जानते हैं। ये क्षेत्र की बात है कि कौन से क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो काकल्य और अलिजिह्वा ये शब्द हैं, इन शब्दों को सभी लोगों को जानना चाहिए क्योंकि यही ये शब्द हैं जो सभी जगह प्रचलित हैं, इसलिए इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? काकल्य या अलिजिह्वा। क्या होता है? काकल्य या अलिजिह्वा। तो यहां तक आया समझ में? तो ये आज का क्लास था। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहां कहां से होता है और उसको कितने भागों में बांटा गया था। तो हमने 11 भागों में एक एक करके सभी वर्णों को देख लिया। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर अगली कक्षा में अगले प्रकरण के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।